Dear students and aspirants of English language, we welcome you to our channel RSC classes of English language. This is M. Rahman and you are attending our new lecture. Today our topic is translation of some adverbials or adverb phrases. Translation के इस सेक्शन में हम आपको सिखाने जा रहे हैं उन विशेष वर्ड्स की ट्रांसलेशन कैसे करें जो जनरली डिक्शनरी में और दूसरी बुक्स में हमें नहीं मिलते हैं। हम वर्ड मीनिंग्स याद करते हैं, बहुत सारे फ्रेजेस याद करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स याद करते हैं, इडियम्स याद करते हैं। उससे भी अलग कोई एक ऐसी सेगमेंट रह जाती है जो ट्रांसलेशन में हमें परेशान करती है और कई बार हम उनके वर्ड्स को नहीं समझ पाते। अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड होता है, कोई नाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, तो हम उसको डिक्शनरी में कंसल्ट करके सही वर्ड निकाल लेते हैं। लेकिन कई बार एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुछ इस तरह से आ जाता है जिसका सीधा सीधा मीनिंग निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज के इस लेक्चर में आप सीखने जा रहे हैं कि उनकी ट्रांसलेशन कैसे करें। मान लीजिए कोई आपका सेंटेंस है और सेंटेंस आपने यहाँ पर शुरू किया और उस सेंटेंस के अंदर आ गया एक बार। अब ये एक बार के कितने मीनिंग्स हो सकते हैं और कहाँ कहाँ आप उसका यूज कर सकते हैं, मेन बात समझने की ये है। सपोज करिए आपकी स्टोरी में सेंटेंस आया, एक बार की बात है एक राजा था। तो एक बार में एक तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वंस और एक है वंस अपॉन ए टाइम। तो वंस अपॉन ए टाइम उस जगह पर लगाया जाता है जहां पर यह दिखाया जाता है कि कहीं कोई रियलिस्टिक बात थी, कहीं कोई राजा था। तो बहुत समय पहले एक राजा था। तो इस तरह की बिगिनिंग के लिए हम इस तरह की जो एक्सप्रेशन है ये सारी यूज करते हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ टेलर, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ स्कूल। तो इस तरह से बिगिनिंग करते हैं। कई बार हम कहते हैं एक बार यहां तो आइए, तो हम कहेंगे जस्ट कम वंस। तो जस्ट कम वंस, तो यहां पर आप इस तरह से एक बार के लिए वंस का यूज करते हैं। इसके बाद आपका दूसरा जो फ्रेज है वो है फॉर द फर्स्ट टाइम। आप कहते हैं कि पहली बार हमने ऐसा किया, पहली बार हमने किताब खरीदी, पहली बार हमने गाना शुरू किया। तो आप डायरेक्ट कहते हो फर्स्ट टाइम, नहीं, आपको कहना है फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई बिगिन टू टीच। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आप इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे पहली बार के लिए। आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। एडवर्ब, एडवर्ब के 3 प्लेसेस होते हैं, मिड, बिगिनिंग और एंडिंग। तो फॉर द फर्स्ट टाइम अलग अलग एडवर्ब अलग अलग प्लेसेस के ऊपर यूज किए जाते हैं। इसके बाद आता है टाइम एंड अगेन, बार बार। अब ये बार को लेकर ही इतने सारे एडवर्बियल्स और एडवर्ब फ्रेजेस आपके सामने हैं। तो यहां पर आएगा बार बार, टाइम एंड अगेन। हम कहेंगे कि आप बार बार वही गलती करते हो, यू मेक अ मिस्टेक टाइम एंड अगेन। हालांकि इजी इंग्लिश में ये प्रचलन में है कि हम अगेन एंड अगेन लगाते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, हमारा पर्पस है कि हमारे पास वी मस्ट हैव अ वैरायटी ऑफ वर्ड्स, वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस। हमारे पास एक बड़ी वैरायटी ऑफ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस होनी चाहिए। अगर हम एक ही स्टोरी को, एक ही आर्टिकल को, एक ही लेटर को या एक ही डिस्क्रिप्शन और ऐसे को अगर हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और वही बात हमें बार बार रिपीट करनी है, तो हमारे पास इतनी एक्सप्रेशंस होनी चाहिए कि हम उसको बार बार नए वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस कर सके, जिससे कि एक फ्रेशनेस रीडर को फील हो सके। तो बार बार के लिए आप लर्न करेंगे टाइम एंड अगेन। यू आस्क द सेम क्वेश्चन टाइम एंड अगेन, यू मेक अ मिस्टेक टाइम एंड अगेन। तो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। इसके साथ होता है एक हमारी अगली एक्सप्रेशन नंबर 4 है एक साथ ही, एक ही साथ, साथ ही, एट वंस। तो यहां पर ये जो हमने एक्सप्रेशन यूज की है, तो इस एक्सप्रेशन में आपने क्या यूज किया कि हमने कहा कि जवाहरलाल नेहरू एक लेखक थे, एक वक्ता थे और साथ ही साथ वह एक थिंकर भी थे, साथ ही साथ वह एक थिंकर भी थे। तो साथ ही साथ का मतलब हम सिर्फ इतना जानते हैं, हम कहते हैं कि विद, अलोंग विद। तो इससे अलग निकलकर भी हमें कुछ सीखना है। हम ऐसे भी हिंदी में बोल सकते हैं कि पंडित नेहरू जहां एक और राइटर थे, वक्ता थे, वहीं दूसरी ओर वह एक अच्छे थिंकर भी थे, ठीक है, तो विचारक भी थे। तो इस तरह से आप हिंदी कुछ भी हो, आपको उस मीनिंग पर अपने सेंटेंस को लेकर के आना है जो सेंटेंस आप
उस सेंटेंस पर लेकर आना है जिसका अर्थ इनसे मैच होता हो, एक साथ, वहीं दूसरी ओर, साथ साथ, और इस तरह के एक्सप्रेशंस में आप कहेंगे ही इज एट वंस अ गुड टीचर, कॉमा अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और ये एट वंस जो है आपको टू बी के बाद यूज करना है। तो ही वॉज एट वंस अ गुड टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर एंड लगा करके कोई और नई क्वालिटी लिख देंगे। इसके बाद हमारी एक नई एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन क्या है, यों ही। यों ही, वह यों ही आ गया। अब हमारी समझ में नहीं आता कि जो यों ही है वह यों ही का मतलब क्या है, यों ही की जगह कौन सा फ्रेज या वर्ड हम यूज करें। तो यों ही के लिए आप करेंगे विदाउट एनी रीजन, कभी यूज करेंगे फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर। आप फॉर नो रीजन भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं विदाउट राइम और रीजन, आप इसकी जगह लिख सकते हैं एमलेसली। वह यों ही अंदर आ गया, ही एंटर्ड विदाउट एनी राइम और रीजन, ही एंटर्ड फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर, ही एंटर्ड एमलेसली, he entered without rhyme or reason, any one of these four you can use। तो यों ही के लिए आप इतनी सारी एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हो। लेट्स सी, देयर इज अ गिवन एग्जांपल, ही टर्न्ड मी आउट फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर, उसने मुझे बाहर निकाल दिया और कोई रीजन ही नहीं था इस बात का। तो आप यों ही के लिए ये एक्सप्रेशन यूज करोगे। आपको याद रख लेना है क्या एक्सप्रेशन, हमने जो ब्लू कलर में ये सारे यहाँ पर मीनिंग्स दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लू कलर में जो मीनिंग्स दिए हैं और इस हिंदी एक्सप्रेशन के मीनिंग्स दिए हैं, और यहाँ ग्रीन कलर में हमने सेंटेंस लिखा है, और साथ साथ में जितना भी रेड कलर में पार्ट है वो इसका यहाँ पर यूजेज है। Why did he abuse me without any reason? अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 में क्या है, के बिना नहीं रह सका, के बिना नहीं रह सकता है। अभी हिंदी देखने में ऐसा लगता है जैसे कि बहुत आसान है, एक्चुअली ये इतनी आसान है नहीं। तो आप इसकी अगर ट्रांसलेशन करते तो लिटरली शब्द से शब्द मिलाकर इस तरह से करते, ही कैन नॉट लिव विदाउट, ही कैन नॉट लिव विदाउट, ही कैन नॉट लिव विदाउट यहाँ पर चल नहीं सकता। ही कुड नॉट लिव विदाउट जो है एक स्लैंग एक्सप्रेशन है। स्लैंग एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसका इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम याद करेंगे ही कैन नॉट और कुड नॉट हेल्प प्लस जेरेंट, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। He cannot या could not according to the tense not help laughing, वह हंसे बिना नहीं रह सका। He could not help laughing, वह रोए बिना नहीं रह सका। He couldn't help weeping, वह रोए बिना नहीं रह सकता है। He cannot help weeping, तो इस तरह से he could not help laughing when he started speaking, यानी किसी और ने बोलना शुरू किया तो वह बिना हंसे रह नहीं सका। तो यहाँ पर यह आपको लर्न कर लेना है, जब हम कहें कि वह इस काम को करे बिना नहीं रह सकता है, तो इसको शब्दों के अनुसार ट्रांसलेशन करने की बजाय आपको ये एक्सप्रेशन याद करनी है कि ही कैन नॉट और कुड नॉट हेल्प प्लस वो एक्शन जिसके बिना वो रह नहीं सकता है। तो ही कुडंट हेल्प लाफिंग, तो इतनी एक्सप्रेशन अगर आप याद कर लें तो ये आपको दूसरे सेंटेंसेस में यूज करने के लिए हेल्पफुल होगी। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर, एक एक कर, और ब्रैकेट में हमने दिया है आखिरी व्यक्ति तक, यानी एक एक करके हम सब इस कार्य को करने की कोशिश करेंगे। एक एक करके प्रत्येक फौजी ने उस डिच को पार करने की कोशिश की, तो एक एक, तो इसका आता है टू अ मैन। जनरली हम कहते हैं 1 by 1, एक एक करके आइए। क्लास में कई बार हम बोलते हैं प्लीज कम 1 by 1, इट मे बी कि ये सही हो सकता है, लेकिन आपको कहना है टू अ मैन, टू अ स्टूडेंट, ये जो भी हो। तो हो जाएगा द ग्रुप डिसाइडेड दैट दे वुड फाइट टू अ मैन। टू अ मैन मतलब 1 by 1, तो यहां पर आपकी एक्सप्रेशन है टू अ मैन। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, वी आर ट्रांसलेटिंग विद अ डिफरेंस। विद अ डिफरेंस मीन्स कि कुछ नया और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। तो 1 by 1 जनरली सब यूज करते हैं। देन व्हाट वी आर गोइंग टू यूज समथिंग न्यू, एंड दीज आर द फ्रेजेस, एडवर्बियल फ्रेजेस। द ग्रुप डिसाइडेड दैट दे वुड फाइट, दे मीन्स वे लोग फाइट करेंगे एक एक करके, तो आपने लिखा टू अ मैन। अगर स्टूडेंट्स हैं तो टू अ स्टूडेंट, जनरली मैन यूज किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, के बिना काम नहीं चल सकता। तो के बिना काम नहीं चल सकता, याद रहे इसमें अंतर कीजिए, के बिना नहीं रह सकते, यहाँ रह वर्ड है और यहाँ काम नहीं चल सकता। तो
तो आपको लिखना है कांट डू विदाउट, कुडंट डू विदाउट, के बिना काम नहीं चल सकता था, के बिना काम नहीं चल सकता है। जैसे कि हमने कहा कि हमारा कैमरा के बिना काम नहीं चल सकता है, तो वी कांट डू विदाउट कैमरा, वी कांट डू। अब विदाउट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई भी लगा सकते हैं। जैसे कि हम कहें भाई यहाँ तो फंक्शन है और यह गाय बिना काम नहीं चल सकता है, हम आपको बिना गाय जाने नहीं देंगे, तो हम कहेंगे इट इज अ सेलिब्रेशन एंड यू कांट डू विदाउट सिंगिंग, यू कांट डू विदाउट डूइंग दिस। तो विदाउट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाइए या नाउन लगाइए। यू कांट डू विदाउट अ चेयर, यू कांट डू विदाउट अ व्हाइट बोर्ड, यू कांट डू विदाउट डांसिंग, सिंगिंग, फाइटिंग, व्हाटएवर। इसके बाद हम आते हैं अभी भी। अभी भी का मतलब है इवन नाउ, अब से, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो अभी भी इवन नाउ, तो इवन उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं जहां पर हमारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो अपोजिट हो। जैसे कि वह आज बहुत मेहनत करता है और यहां तक कि बचपन में भी करता था। तो ऑकवर्ड और अपोजिट सिचुएशन में, एडवर्ड सिचुएशन में हम यूज करते हैं इवन इन हिज चाइल्डहुड। तो यहां पर हम लिखेंगे अभी भी इवन नाउ, और जो भी है वो थोड़ा सा एडवर्ड सिचुएशन को बताता है। और अब से, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स मीन्स आगे की ओर। और तो इस तरह से आप कहेंगे वह अभी भी बहुत मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड इवन नाउ। अब स्टूडेंट्स को क्या पता होता है? स्टूडेंट्स को पता होता है कि भी मीन्स ऑल्सो, भी मीन्स टू। तो ऑल्सो और टू जो एडवर्ब्स है इनके यूजेज कुछ अलग तरह के हैं। यहां पर हमें इवन का यूज करना सीखना है। इवन नाउ, अभी भी, यानी पीछे करता था, एडवर्ब सिचुएशन है कि अभी भी वो उससे अलग नहीं हटा है। तो ही वर्क्स हार्ड इवन नाउ, ही लर्न्स मेनी थिंग्स इवन नाउ। अब से, जैसा कि हम कहें अब से सच बोलना शुरू करेंगे। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रूथ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फ्रॉम नाउ मीन्स अब से, ऑनवर्ड्स मीन्स आगे की ओर। अब आप सच बोलना शुरू करेंगे अब से आगे की तरफ। इसके बाद हमारा अगला आता है अब से कुछ ही देर, कुछ ही क्षण में। तो अब से कुछ ही क्षण में, कुछ ही क्षण में आपको जनरली ये कहने की आदत है इन अ शॉर्ट टाइम, सून, एज सुन एज पॉसिबल। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस में हम कुछ न्यूनेस लाते हैं और हम लिख रहे हैं इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ, यानी अभी थोड़ी देर में ही हम एक नया पॉइंट आपको टीच करने वाले हैं। तो हम कहेंगे वी आर गोइंग टू टीच अ न्यू पॉइंट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद कर लेनी है, इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ, इवन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ, यानी अब से शुरू करेंगे और उसके बाद दूसरा समय आएगा। हम आते हैं कि पॉइंट नंबर 11 पर, अभी तक। अब अभी तक को लेकर के कितनी एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, आइए आप यहां पर देख सकते हैं। अभी तक को लेकर के हमारी जो एक्सप्रेशन है वो है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सो फार, टिल नाउ और बाय नाउ। अब ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस क्या है? जनरली ये प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है और ये जो एडवर्बियल्स हैं या एडवर्ब फ्रेजेस हैं या एडवर्ब्स हैं, इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव और नेगेटिव में जनरली यूज करते हैं। और आइए देखते हैं इनका यूज कैसे करना है। अभी तक, अगर हम कहें कि मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया है तो हम कहेंगे माई फ्रेंड हैजंट कम सो फार, माई फ्रेंड हैजंट कम टिल नाउ, माई फ्रेंड हैजंट कम बाय नाउ। तो अभी तक नहीं आया है। अगर हम इसी को इंटरोगेटिव कहें तो हम कहेंगे हैव योर फ्रेंड्स अराइव्ड, हैव योर फ्रेंड्स अप्रोच्ड, हैव योर फ्रेंड्स अप्रोच्ड सो फार, टिल नाउ और बाय नाउ। ये आपकी मर्जी है कि कौन सा आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको सभी यूज करने चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि अ वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास होनी चाहिए। अब अभी तक के लिए हमारे पास एक नई एक्सप्रेशन और है जो है स्टिल। अब स्टिल में और इसमें क्या डिफरेंस है? सो फार, टिल नाउ, बाय नाउ में कोई भी काम एक सर्टेन टाइम पर जाकर के फिनिश हो जाता है, लेकिन स्टिल में कंटिन्यूटी मेंटेन होती है। स्टिल ऐसे तरह का एडवर्ब है जो कि तक भी दिखाता है और कंटिन्यूटी भी दिखाता है। जैसे कि हमने कहा कि वह थका हुआ है लेकिन अभी तक काम कर रहा है, ही इज टायर्ड स्टिल ही इज वर्किंग। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि उसका जो वर्क करने की कंटिन्यूटी है वो अभी तक मेंटेन है। ठीक है, हमने कहा वह बूढ़ा है
लेकिन वे लगातार मेहनत कर रहा है। तो उस लगातार वर्ड के लिए भी अगर आप कोई इंग्लिश ढूंढने की कोशिश करें तो स्टिल आएगी। ही इज ओल्ड, ही इज स्टिल वर्किंग हार्ड। ठीक है, अगर आप ये लगाते तो आप लगा सकते थे इवन नाउ ही इज वर्किंग हार्ड। तो दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यह है। तो जो सारे एक्सप्रेशंस आप सीखने वाले हैं आप इनको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहां आ गया इवन नाउ। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन शायद ही। मैं एक बात और इस स्टिल से रिलेटेड बता दूं कि स्टिल के अंदर आईएनजी आना या कंटिन्यूटी आना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये टू बी के अंदर भी कंटिन्यू दिखा सकता है। जैसे कि हमने कहा ही फॉट 2 days ago but he is still angry, he is still angry, still means अभी भी नाराज है, अभी भी यानी अभी तक, but his anger continues। शायद ही का मतलब होता है हम कई बार मे बी, माइट बी, इस तरह के एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। लेकिन आपको एक नया फ्रेज एडवर्ब का फ्रेज मिलने वाला है। आइए देखते हैं किस तरह आपको यूज करना है। वह है सेल्डम और नेवर, या फिर आप यूज करेंगे सेल्डम इफ एवर। सेल्डम और नेवर, इफ के साथ पॉजिटिव वर्ड है और के साथ नेगेटिव वर्ड है, ये आपको याद रखना है। वह शायद ही कभी पढ़ता लिखता है, तो ही स्टडीज सेल्डम और नेवर, ही स्टडीज सेल्डम इफ एवर। तो ये आपको याद करना है। अगर आप इसकी सीधी हिंदी निकालें तो आपको समझ में नहीं आएगी। और शायद का मतलब समटाइम्स, परहैप्स, हार्डली, इस तरह की जो हम सब्स्टिट्यूशनल मीनिंग्स निकाल करके वर्ड्स और फ्रेजेस यूज करते हैं वो स्लैंग इंग्लिश में चले जाते हैं और जो है फॉर्मल एग्जैक्ट आपकी ट्रांसलेशन नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, शायद ही मीन्स सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। अब तो वह शायद ही पढ़ता है, मीन्स नाउ। ही स्टडीज सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर। अब है हमारा अगला पॉइंट नंबर 13, यहाँ तक की। अब यहां तक की के कई सारे मीनिंग हैं। एक तो यहां तक की कि भाई आप यहां तक की तो आ जाते, तो यहां पर हम प्लेस बता रहे हैं, जबकि यहां तक की के लिए टाइम हो सकता है। तो यहां तक की के दो मतलब निकलते हैं, एक टाइम निकलता है और एक आपका अप टू द पॉइंट निकलता है, यानी प्लेस की हम बताएं कि हमारे पाले तक आपको आना है। तो यहां पर आप क्या करने वाले हैं, यहां तक की सो मच सो दैट। आपको सुनकर के थोड़ा नया लग सकता है बट ये सही है, आपको यूज करना सीखना चाहिए। He helped her a lot, उसने बहुत मेहनत की, यहां तक कि उसने फूड भी दिया, क्लोथिंग भी दिया। अब ये आपका सेंटेंस है, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। तो आप कहेंगे he helped her a lot, उसने उस लड़की की बहुत मदद की, यहां तक कि he gave food and clothing to her कह सकते हैं। तो so much so that यहां तक की, तो so much so that यहां तक कि उस सेंस में जब आप मोर ओवर का सेंस देने लगे, किसका सेंस देने लगे, मोर ओवर का, मोर ओवर यानी इससे कुछ ज्यादा, तो वहां पर आप ये यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने सीखा क्या सीखा आपने, ही सो मच सो दैट मोर ओवर के सेंस में ही हेल्प हर विद क्लोथिंग, विद फूड, मोर ओवर और फिर अगला। तो मोर ओवर की जगह आप ये यूज कर सकते हैं। नंबर 14 पर, पॉइंट नंबर 14 क्या कहता है, कभी, वंस और एट वन टाइम। यहां पर हमने वंस लिखा था एक बार के लिए कि कभी ऐसा हुआ होगा या कभी ऐसा था। यहां पर क्या है, यहां पर है कभी, वंस और एट वन टाइम। तो आपको इस वाले वंस से और इस वाले वंस में आपको डिफरेंस करना सीखना है। He was once और at one time my friend, वह कभी मेरा मित्र हुआ करता था। जबकि इस वाले वंस में आप ये बताते हैं कि वह समय बीत गया, बिगिनिंग में आप लिखते हैं once upon a time। ठीक है, he came to me once, तो वह कभी मेरा दोस्त हुआ करता था। It is equal to वह बहुत पहले मेरा दोस्त था, अब नहीं है। तो थोड़ा सा आपको कंट्रास्ट बताना है। तो यहां पर क्या आया, he was once और एट वन टाइम कभी बीते समय में वह मेरा दोस्त था। ऐसे भी कह सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम ही वाज माय फ्रेंड, लेकिन ये स्टोरी की बिगिनिंग है। बट अगर मिड में कहीं आ जाए तो आप उसको इस तरह से यूज करते हैं, ही वाज वंस और एट वन टाइम माय फ्रेंड बट नाउ ही इज एन एनिमी। कहीं ना कहीं, अब कहीं वेयर, ना कहीं, नॉट वेयर, इट्स रॉन्ग एक्सप्रेशन।
तो हम सीधे सीधे शब्दों का अनुवाद नहीं करते, हमें ये पर्टिकुलर कोलोकेशंस कह सकते हैं या जो फ्रेजेस हैं याद करने होते हैं। समवेयर और द अदर, ठीक है, ही विल गो समवेयर और द अदर, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं मुझे शक है। समवेयर और द अदर, आई एम इन डाउट, आई एम डाउटफुल, वह कहीं ना कहीं तो गया है। ही हैज गॉन समवेयर और द अदर। तो इस तरह से कहीं ना कहीं की आपने प्रॉपर यूज कर ली। यहां पर आया जैसे तैसे, भाई जैसे तैसे करके आज यहां तक पहुंचे हैं, जैसे तैसे करके इन बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है और मेहनती बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं वो जैसे तैसे करके पढ़ाई करते हैं। तो भैया जैसे तैसे का क्या मीनिंग निकालें, ये वर्ड मीनिंग पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। तो जैसे तैसे, तो जैसे तैसे की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको मिलती है समवेयर और द, समहाउ और द अदर। तो अगर आप समहाउ भी लिख लें तो भी आपका वर्क कर जाता है, समहाउ और द अदर। तो क्या आया कि जैसे तैसे हमने अपनी एजुकेशन पूरी की, वी फिनिश्ड आवर एजुकेशन समहाउ, वी समहाउ फिनिश आवर एजुकेशन। तो ही फिनिश्ड हिज वर्क समहाउ और द अदर। तो जैसे तैसे, तो जैसे जैसे करके, कैसे कैसे करके, बड़ी मुश्किलों से, ये सारे मीनिंग्स किसको देते हैं, जैसे तैसे को। अब हमने एक बात सोच लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि के बिना नहीं रह सकता। तो इसका सिमिलर अगर कुछ भी मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि आपको इन वर्ड्स के पीछे भागना पड़े, इनमें से किसी भी एक्सप्रेशन के पीछे भागना पड़े या जैसे तैसे के ही हम पीछे पड़े रहे। कोई भी ऐसी हिंदी जो इनके मीनिंग को के साथ मैच करती है या इनका सेम मीनिंग होती है, आप उनकी जगह इन एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे तैसे के सेंस में आपने देखा, तो आपने देखा कि बड़ी मुश्किलों के बाद इज इक्वल टू जैसे तैसे, तो आप लिख सकते हैं समहाउ, समहाउ दे समहाउ मैनेज्ड देयर एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। इस तरह के लेक्चर्स को देखते रहने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और पॉजिटिव कमेंट्स हमारी स्ट्रेंथ है, मोटिवेशन है, आपके द्वारा दिया गया, प्लीज उसे जारी रखिएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि अगला लेक्चर आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। क्या आपको बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर सॉल्यूशंस के साथ लेक्चर बनाया जाए या लिटरेचर में भी शॉर्ट आंसर्स के साथ लेक्चर बनाया जाए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।